अच्छा, कोई पूछेगा या मैं पूछ सकती हूँ सर? आप ही प्रारंभ करिए, प्रारंभ करने में संकोच कर रहे हैं बाकी लोग। जी। अच्छा, जो मेरी शंकाएं हैं मैंने उनको लिख के रखा है। क्या मैं पढ़ूं या एक एक करके पढ़ूं, क्या करें? नहीं, एक एक करके रखिए, हम उत्तर देते जाए। अच्छा, तो इससे एक। पहले एक निवेदन हम कर लें हाँ कि जी। इस छंद रचना पाठ्यक्रम का संचालन वास्तव में डॉक्टर ओम गुप्ता जी और डॉक्टर राजरानी शर्मा जी कर रहे हैं, और मेरी भूमिका वीडियो प्रस्तुतकर्ता के रूप में है। जिन्होंने छंद विज्ञान मांगी उनको मैंने भेज दी, अगर अमेजॉन से नहीं मिली तो मैंने भेज दी, वहां कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। और संचालन संबंधी यानी व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न हो तो अभी आदरणीय ओम गुप्ता जी थोड़ी देर के लिए हैं, आप उनसे पूछ लें, दोनों में अंतर कर लें। जो सैद्धांतिक प्रश्न है वो तो हमारे आपके बीच होंगे, जो आता होगा वो बताऊंगा, नहीं आता होगा वो पेंडिंग में रखूंगा, अध्ययन करके बताऊंगा, किसी से पूछ के बताऊंगा, वो तो मेरी आपकी बात। लेकिन जो व्यवस्था से जुड़ी अगर कोई बात किसी को पूछनी है तो अभी रख लें, क्योंकि आदरणीय ओम गुप्ता जी आपको 8-10 मिनट के बाद फिर नहीं मिलेंगे, वो किसी अनिवार्य कार्य के लिए चले जाएंगे। तो फिलहाल आप अपनी बात रखें, बीच में जिसको पूछना हो वो पूछ लेगा। स्वागत है। तब तो फिर मैं पहले धन्यवाद से शुरू करना चाहूंगी, आभार प्रकट करना चाहूंगी कि पिछली बार जब आपने छंद विज्ञान की कक्षा ली थी तो उसमें मैं जुड़ नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि एक बहुत बड़ा अंश जो है वो मुझसे छूट गया। और अचानक जब ओम जी ने ये कहा कि शब्द विज्ञान की कक्षा फिर से प्रारंभ होने वाली है, तो मुझे बहुत ही आनंद आया। और आपके जो वीडियोस वगैरह, जैसे आप कहते हो, ओम जी इज ऑलवेज जैसे बैकबोन की तरह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि राम के साथ लक्ष्मण और भरत जी और शत्रुघ्न थे, तो वैसे ही शिव जी और श्याम जी भी इनके साथ लगे रहते हैं। आई इसमें रियली। दो राय। हाँ, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग मिले थे पिछली बार कॉन्फ्रेंस में, तब भी मैंने बोला था कि ऐसा अनोखा जैसे जोड़ी आज के आधुनिक युग में जरा देखना कठिन है। तो एक बार पुनः इस मंच से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी ओम जी, शिव जी, कि हम लोगों को आपका साथ मिला। संयोग की बात है, कोरोना ने हम सब लोगों को इस पटल पर जोड़ा। और वो जो तार जो जुड़े हैं वो अभी तक तार साथ चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आपकी आपकी बात का बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है। जी, भावनाओं का अभिनंदन है। आप म्यूट हैं। अच्छा, मैं ही फिर से बोलूं सर? मुझे लगा कोई और कुछ कहना चाहेगा। प्रारंभ करिए। जी। तो मेरा पहला प्रश्न था कि वर्णिक और वाचिक भार, वो मेरी समझ में नहीं आया। हम्म। हालांकि मैंने अभी फिर से वो, किताब खोलकर जो प्रवेशिका आपने दिया वहां से मैं एक एक करके पढ़ रही हूँ और अपने इस नोटबुक में नोट करती जा रही हूँ। तब लग रहा है अरे पहले जो नहीं समझ में आया अभी कैसे समझ में आया। परंतु अभी भी वर्णिक और वाचिक भार जो है मेरी समझ से थोड़े से परे है। जी। और जो जिसमें मुझे मेरे मार्क्स कट गए, एक अंक मुझे नहीं मिला एक क्विज में, वो था उच्चारण के आधार पर जैसे गणना है, उसमें मोहब्बत मोहब्बत का जो वो था सिलसिला, वो मेरी समझ में नहीं आया। और उसमें मेरा एक अंक कट गया। तो मोहब्बत का मैं सिलसिला कई लोगों को समझ में नहीं आता। चलो ये विनोद की बात। और तो एक एक कर। हाँ। हाँ जी। आचार्य जी आप म्यूट में हैं। आप म्यूट में हैं आचार्य जी। आचार्य जी अनम्यूट करें कृपया। हेलो। आप सुनाई दे रहे हैं सर? हेलो।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही कामेश्वरी जी। मेरी आवाज नहीं आ रही ना, है? आवाज नहीं आ रही। उनकी आ रही है हाँ, आचार्य जी, आपके सेटिंग में कुछ देखिए जरा। वो हमारे लगा दियो, सेट कर दियो, दे दो तुम्हें। अब आ रही आचार्य जी, सुनाई दे रहा है हमारे बात? आचार्य हेलो, जी आप सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आचार्य जी? हेलो हेलो। आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज नहीं आ रही आपको? अच्छा, कोई समस्या मेरी ओर से है क्या? हाँ, आपकी तरफ से ही है, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे की आवाज सुन आप पा लोगों रहे की हैं। किसी की आवाज नहीं आ रही। केवल हाँ, ओठों का चलना दिखाई दे रहा है। शिव ने आखिर वो वजह क्या कॉल हो कर लो। सकती है इसकी? शिव कॉल आउट because he can't hear us. वॉल्यूम भी खुला है और अनम्यूट, हाँ, अनम्यूट भी है। और मैंने डिवाइसेस सब हटा दी हैं, डायरेक्ट फोन से बात कर रहा हूँ। आवाज आपकी बहुत आवाज नहीं धीमी आ है रही है आपकी। ना? जो आपकी वो वॉल्यूम जो अब है ना, मैं वो जरा थोड़ा बढ़ाइए आप। ईयरफोन लगा के देख रहा हूँ। ईयरफोन चार्ज भी है। हाँ, अब आ रही है। हेलो। हाँ जी। ना, आवाज नहीं आ रही। ये क्या वजह हो सकती है? मुझे ज्ञान भी इसका बहुत कम है क्या? गुरुजी आवाज आ रही थी, फिर शायद आपने म्यूट कर लिया अपने को। नहीं, उनको हम लोगों की समझ में नहीं आ रही ना आवाज, इसलिए वो पजल्ड हो गए हैं कि वो। अभी वो दोबारा जुड़ रहे हैं। मेरी फोन पर बात हुई, क्योंकि उनके डिवाइस में कोई दिक्कत हो रही है लगती है। हेलो, एक बार और सुन ले, मेरी आवाज आ रही? नहीं आ रही। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अब आ रही है? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ तो रही बस यहीं, तो यहीं पे रोकते हैं, कोई समस्या रही होगी। बिल्कुल स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज। बस अब ये नहीं पता कहाँ से ठीक हो गई, लेकिन हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ। आदरणीय शिव जी का आगमन होगा तो समस्याएं हल हो जाएंगी। अरे हर समय आप मान लीजिए कि आपका आगमन हुआ कि शिव जी तो समाधान हर चीज का कर देते हैं। जी। रामेश्वरी जी वाचिक और वर्णिक भार की पूछ रही थी, वो हम, मैं। हम जी जी, आप शायद सुन नहीं पाए थे उस समय। अब मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, अगर आवाज आ रही। जी। तो आपका प्रश्न ये था कि वर्णिक भार और वाचिक भार में क्या अंतर है। तो किसी शब्द में जितने वर्ण होते हैं, सबके अलग अलग जब भार लिखे जाए तो वो वर्णिक भार होता है। और बोलने फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही। होता है। अभी तो ठीक आवाज थी। हाँ, परफेक्ट, अब आ गई। मिल जाता है अच्छा, आपकी तरफ से वो तार वार। नहीं तार कोई है ही नहीं, वायरलेस ईयरफोन लगा हुआ है। कहीं से कुछ होगा, अगर फिर गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि हम खाली बोलते हैं तो कोई फायदा नहीं, बता जी दीजिएगा। जी। तो इसको एक उदाहरण से समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। कि हम लोग प्रायः बोलते हैं तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन छंद रचना में ध्यान देना होगा। जैसे हम कहते हैं कमल, तो कमल में अगर ध्यान दें तो कमल ऐसे बोलते हैं, कमल।
लेकिन कभी भी हम कम ल नहीं बोलते हैं। का माँ को एक में बोले, ला को अलग बोले, हम बोल ही नहीं सकते, कमल का उच्चारण ही नहीं होगा। और जब कमल का उच्चारण होगा तो का अलग होगा और माँ और ला एक में मिल जाएगा, कमल, कमल। तो इस बारीक बात को समझना होगा। तो अगर हम का, माँ और ला तीनों वर्णों के अलग अलग भार लें तो तीनों वर्णों का अलग अलग भार है एक एक एक, या ल ल ला, लघु को ला कहते हैं, ल ल ला। ये हो गया वर्णिक भार। लेकिन उच्चारण के हिसाब से हम बोलते हैं तो कहते हैं कमल, क मल। तो क एक हो गया और माँ और ला मिलके दो हो गए, क मल, एक दो। और अगर इसको उसमें देखें लघु गुरु में तो एक तो का होगा ल और मल का हो जाएगा गा, लगा, उसका उच्चारण है लगा। तो जैसे हम लगा बोलते हैं वैसे ही हम कमल बोलते हैं। तो जब ऐसा भार लिया जाएगा, यानी माँ और ला को एक में मिला के हम गा कर देंगे तो ये वाचिक भार हो जाएगा। वाचिक इसलिए कि बोलने के हिसाब से दिया गया। ऐसे ही बहुत से हैं, जैसे बचपन, तो बचपन, कोई ब चपन नहीं कहता है, कोई बचप ना नहीं कहता है, उच्चारण में बचपन मिला के बचपन होता है। तो बच का दो, पन का दो, गा का बचपन, ये हुआ वाचिक भार। और जब चारों का हम एक 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 4 बार कहेंगे तो वर्णिक भार हो जाएगा। अब बताइए कहाँ तक बात स्पष्ट हुई? ये वर्णिक और वाचिक हम कैसे पहचानेंगे? कई बार पहचानने में नहीं आता है। नमस्कार सर। हाँ, बता तो हम वही रहे हैं। देखिए, जो वर्णिक छंद हैं, पहली बात, जब आप वर्णिक छंद पढ़ें तो वर्णिक छंदों में सदैव वर्णिक भार ही होगा। और वर्णिक भार एक एक वर्ण का भार होगा, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। जैसे तो मात्रिक में तो खाली मात्रिक होना चाहिए, मतलब वर्णिक होना चाहिए। मात्रिक जो छंद है उसमें वर्णिक होना चाहिए। नहीं, मात्रिक में वाचिक होगा मात्रिक में वाचिक होगा जी, अब वर्णिक में वर्णिक होगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे जी आपने एक उदाहरण दिया था, हाँ गजल हो या भजन कीर्तन सभी में प्राण भर देना, हाँ। तो इसमें ग जल ऐसे हो गया, एक दोनों गुरु हो गए। नहीं, एक लघु एक गुरु हो गया, ग जल। फिर हो या भजन ऐसे बढ़ा जाएगा, जी ठीक है। लेकिन सभी में, जहाँ कीर्तन में, कीर्तन के नाम में हमारा लघु आ गया, उसके बाद हमें 3 दीर्घ चाहिए, 3 गुरु चाहिए, तो सभी आया, तो सभी में 7 और गुरु लघु है। गजल, गजल दो, एक लघु एक गुरु हो गया, लगा, लगा हो गया, हाँ। हो हो या, हाँ, गा, गा या गा। तो गजल हो या, लगा हाँ, गा गा, हाँ ठीक है, हो गया। हाँ गजल हो या, लगा गा गा, हाँ, भजन हम्म कीर्तन, हम्म ल गा गा गा। संक्षेप ता में तक, बताते जा रहे हैं। हाँ ता तक हो गया, भजन कीर्तन के हो, ता तक हो गया। और आगे क्या पंक्ति है? भजन सभी में, कीर्तन सभी में प्राण भर देना, तो ना तो लघु हो गया कीर्तन का। आप पूरा सुन लीजिए। सभी अच्छा, में प्रा, सभी में हाँ, प्रा, लगा गा गा, भर देना, हाँ, अच्छा, सभी में प्रा, लगा गा गा, है ना, है ना। हाँ। देता है ना, देता है, ल गा गा गा। नहीं, प्राण भर देना लिखा है, भर देता, तो भर अरे में वो तो तो एक, तो क्या 3 है दागा प्राण, कहाँ है? क्या है प्राण? सभी में प्राण भर देना, सभी में प्राण भर देना लिखा है, हाँ, भर देता मतलब, देता। हाँ, हाँ तो प्राण का ड़ा, हाँ ड़, हाँ, भर देता, ड़, अच्छा,
भर दे ता ल गा गा का, ये 4 अच्छा बार मतलब लगा जाता है। अच्छा तो कीर्तन में की अलग हो जाएगा, तन अलग हो जाएगा। जी, कीर्तन में की एक गुरु है और तन एक गुरु है। अच्छा अच्छा तो अब हम इसमें सब किसी में वर्ण किया है। और सभी में, हाँ। सभी में एक ला और एक गा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, 1 ला है और 3 गा है। नहीं सभी में एक ला, सभी एक शब्द ला की एक गा पूछ रही सही है, है। सभी अच्छा, सभी शब्द, शब्द सभी सभी शब्द में 1 ला है और गा है, लगा। हाँ जी। अब देखिए, एक प्रश्न कामेश्वरी जी ने पूछा, उषा जी ने उसमें अपनी बात रखी, कोई कोई और महिला थी, उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो अब इस प्रश्न पे और भी किसी के मन में कुछ हो तो यहीं पे उसको निपट लीजिए, आप भी अपनी बात रख लीजिए, ताकि एक बिंदु पर एक बार में अच्छी चर्चा हो जाए। किसी के मन में हो तो आगे। छंद हुआ। गुरुजी तो ये ज्योति जी बोल रही हैं, बोलने दीजिए जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर प्रॉब्लम हो गई कुछ लगता है। बाकी सबको आ रही है। अब आ रही, अब आई आपकी आवाज, हाँ बोलें। तो ये सुमेरु छंद हुआ, लगा गा गा, ये स्वरक एक, उसका एक स्वरक हुआ। जी जी जी। तो ये सुमेरु छंद के अंतर्गत आएगा। ये जिसमें भी प्रयोग हो, लगा गागा का प्रयोग तो 20 छंद में है, एक में थोड़े है। जी ओके, वही हाँ, थोड़ा जो है संदेह जैसे था। जैसे जैसे लगा गागा ये एक स्वरक है, तो इस स्वरक का प्रयोग केवल एक छंद में थोड़े होगा, 10 20 ओके, 50 हो सकते हैं। जी जी। स्वरक धन्यवाद किसी सर। छंद का नहीं है, वो तो स्वरक है, वो कहीं भी प्रयोग हो सकता ओके, धन्यवाद सर। है। जी ज्योति। जी आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार सीमा जी। जी आचार्य जी, एक आपने ये हरिगीतिका छंद में बताया था कि हाँ। उस गान का हम क्या करें जो दम्भ में अंगार हो। तो इसमें जब हम इसकी मापनी जब बना रहे तो गागा लगा गागा लगा गागा लगा गागा लगा 4 बार आवृत्ति होएगी गागा लगा की। बिल्कुल सही। इसमें जी इसमें उस ज्ञान का, तो इसको जैसे ऊ और सा को अलग अलग हम ना लेकर उसको एक में लेंगे। इकट्ठा लेंगे, गा लेंगे उसको जी इकट्ठा। जी जी जी। मतलब जितने भी ये वाले मात्रिक सम छंद हैं इसमें सब इसी में तरीके से एक ही तरह से लिया जाएगा। सारे मात्रिक छंदों में जी वाचिक भार लिया जाएगा, वाचिक भार लिया उच्चारण के अनुरूप। जाएगा। जी। जी ठीक है, मतलब और उसमें आप ये जरूरी। और आप एक शब्द गलत बोल गई हैं। जी अंगार नहीं है, अनुदार है। अच्छा अच्छा, जी क्षमा कीजिएगा। नहीं, अर्थ बदल अनुदान। जाएगा, इसलिए हमने जी कहा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी शुक्रिया। ठीक है सीमा जी। जी जी जी। और किसी को इस बिंदु पे बात करनी हो तो स्वागत। जयवीर जी, गुरुजी मेरा ये कहना था कि गुरु शब्द को 2 तरह से लिखते हैं, जी। छोटे और बड़े हो, तो वो उचित है या उसके विषय में बताएंगे। जयवीर जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने है। गुरु शब्द जो है उसमें गु और रु, एक एक, ल ल, ये भार है। और जितने भी लोग गुरु लिखते हैं, रा में बड़े ऊ की पाई लगाते हैं, लगा के भार में लिखते हैं, वे सब अशुद्ध लिखते हैं, चाहे जितने बड़े विद्वान। गुरु है, गुरु। बात पहुंची आप तक? आपने तो म्यूट कर जी दिया। जी धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, हाँ, तो ये जो क्योंकि गुरु यही बोलते, बताते हैं कि ये जो जो हम पढ़ते। ये जो गुरु बोलने लगे हैं, ये अशुद्ध उच्चारण है। और प्रायः लोग कहते हैं कहो गुरु क्या हाल है, तो ये ऐसा है गुरु जो देशज भाषा में अपभ्रंश के रूप में, अशुद्ध रूप में लोग बोलते हैं। साहित्य में शुद्ध शब्द है गुरु, भार है एक एक या ल ल, और कुल मिला के भार हुआ 2। जी वो गुरुजी कपिल कॉमेडी में सिद्धू जी बोला करते थे वो लंबा करके, तो उन्होंने ही ये वहां से ही, जहां तक मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि वहां से ही प्रचलन हो गया और सभी लिखने लगे गुरुजी, और बोलते हैं कि शुद्ध है ये।
अब इस विषय पे हम नहीं चर्चा करेंगे कहाँ से चलन हुआ है, लेकिन ये अशुद्ध है। गुरुजी ये छंद का नाम सुमेर है या सुमेरु है? सुमेरु। सुमेरु है जी इसमें 19 मात्रा होती है। जी, वो तो सब आपके में दिया है, जो किताब में दिया है वो तो पूछना बेकार ही है, कोई नई बात अच्छा हो इसमें समस्या। इसमें सुमेरु छंद में जो आपने उदाहरण दिया है, चलाती जी देश को ये भीड़ देखो, तो इसमें जी, तुकांत देखो एक होगा, देखो देखो होगा। ये तो हमारी इच्छा पे है, हम कहाँ से मिलाते हैं। तुकांत जो होता है 2 पंक्तियों से मिलके बनता है, एक से नहीं बनता है। तो देख नीड़ उजाड़ा भीड़ का वे नीड़ देखो, तो हाँ देखो देखो। जी। देखिए भीड़ देखो नीड़ देखो है, आपको हम स्पष्ट कर दें, आपके मन में रह न जाए कि मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला, क्योंकि हम बैठे इसीलिए हैं। एक पंक्ति में है भीड़ देखो, दूसरे में है नीड़ देखो, तो देखो तो दोनों में है। और उससे पहले है भीड़ में ईड़ और नीड़ में ईड़, ये समान है। तो ईड़ जो है आप जरा सुन लीजिए, ईड़ जो है भीड़ और नीड़ का जो ईड़ है ये कहलाता है समांत, और देखो कहलाता है पदांत। और समांत और पदांत दोनों को मिला के जो बनता है वो कहलाता है तुकांत। तो इसका समांत होगा ईड़, पदांत होगा देखो, और दोनों को मिला के ईड़ देखो, ये हो जाएगा तुकांत। उषा जी मन में न रखिएगा कोई शंका, पूछ लीजिएगा। मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी, ये समांत और प्रतांत मिला के तुकांत बनता है, नीड़ जी देखो। जी, ठीक है। आप तुकांत विधान का जब चैप्टर पढ़ेंगे अध्याय, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है समांत प्लस पदांत बराबर तुकांत। हम आपको पृष्ठ भी बता दें। जो बात मैं बता रहा हूं ये पृष्ठ 46 पर दी हुई है। ठीक है, और कोई प्रश्न? गुरुजी इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये देखो वाला तो कुछ मैं एक जगह दो सीख रहा था, तो वो बोलते कि ऐसे नहीं आना चाहिए सेम। तो जैसे भीड़ देखो नीड देखो, तो इसको वो उचित बताते थे मुझे, तो इसके वो बारे गलत, में और प्रकार डाले गुरुजी। या तो वो गलत बता रहे हैं या आप पूरी बात समझ न पाए हो। अब मैं बताऊं, हाँ इसमें गुरुजी, एक मैं बात तो है। एक उदाहरण हो दो, ज्ञान जैसे भीड़, और अज्ञान, इसको भी वो गलत बताते हैं। जैसे पहली लाइन में ज्ञान और दूसरी में अज्ञान, बोला ज्ञान और अज्ञान सेम हो गए हैं तुकांत में पीछे, ये नहीं होना चाहिए। अब बताओ गुरुजी। ये तो गलत है। अब यही अंतर है दोनों में कि यहाँ देखो के पहले, देखो जो है वो पदांत है, और देखो के पहले जो 2 शब्द आए हैं ऊपर नीचे, उनमें समांत भीड़ नीड़। और जो आपने ज्ञान अज्ञान का उदाहरण दिया, उसमें ज्ञान के पहले समांत कहाँ? समांत है नहीं, इसलिए वो दोषपूर्ण है। वो सही कहा उन्होंने। और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे भीड़ देखो के नीचे नीड़ न होता, नीर होता। अर्थ पे मत जाइए, केवल बात को समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि ऊपर होता भीड़ देखो, नीचे होता नीर देखो, तो यह तुकांत गलत हो जाता, जबकि देखो दोनों में है। तो देखो दोनों में होने से तुकांत नहीं बनेगा जब तक कि उससे पहले के शब्दों में
स्वर से प्रारंभ होने वाला अंश समान न हो। स्वर से प्रारंभ होने वाला अंश क्या है? भीड़ में ईड़, ई स्वर से प्रारंभ हो रहा है, और नीड़ में ईड़, ई स्वर से प्रारंभ हो रहा है। तो भीड़ और नीड़ में जो ईड़ है ये समांत, ये समांत और देखो पदांत दोनों मिलकर तुकांत बने। अब ज्ञान और अज्ञान में समांत तो है नहीं कोई, ज्ञान ज्ञान दोनों में है, इसलिए उन्होंने गलत नहीं कहा, वो अशुद्ध है। गुरुजी उन्होंने ज्ञान और ज्ञान, उन्होंने ये कहा कि ऊपर भी ज्ञान आ गया और नीचे भी ज्ञान आ गया, इसलिए कहता था इसे नीचे मान आना चाहिए, ऐसे उन्होंने समझा था। ऐसा नहीं है, जैसे ऊपर होता प्रज्ञान और नीचे होता अज्ञान तो सही होता। क्योंकि आप खाली ज्ञान बता रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं अशुद्ध है। अगर ज्ञान ज्ञान दोनों में है और ज्ञान से पहले समांत है, जैसे सच्चा ज्ञान कच्चा ज्ञान, तो सच्चा ज्ञान कच्चा ज्ञान में अच्छा पहले है समांत, इसलिए शुद्ध है। सच्चा ज्ञान कच्चा ज्ञान, उससे लय बाधित नहीं होगी। लय से प्रश्न नहीं, यहाँ लय अलग चीज है। यहाँ पर केवल आपको वर्ण मैत्री देखनी है कि वर्णों की मैत्री क्या है। तो जहां पर उन्होंने बताया है गलत वो सही है कि ज्ञान के पहले अगर समांत नहीं है तो वो अशुद्ध हो जाएगा। जैसे ज्ञान के पहले, हाँ गुरुजी मैंने उनके यहाँ सीखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और मुझे तुलसी जी के जब पढ़ता था तो बहुत उनके ऊपर शक होता था, और मैंने दोहे सीखे। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि सभी सुने मेरी, बड़े विद्वान जो भी है, कि ऐसे भ्रमित पटल चल रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि जैसे मैंने उसमें लिखा ज्ञान और अज्ञान, उन्होंने क्या किया, ज्ञान ठीक है नीचे मान कर दीजिए, बोला बाद में आन हो गया, आन हो गया मतलब। तो इस तरह हमें सिखाया गया जी। ये उन्होंने सही बताया। हाँ जी। और वही मैं बता रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे कि समांत जरूरी है। समांत प्रारंभ होता है स्वर से, और समांत के बाद पदांत हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे ज्ञान और मान मिला दिया वो भी सही है, और दोनों नीचे ऊपर ज्ञान है लेकिन उससे पहले समांत है। सच्चा ज्ञान कच्चा ज्ञान तो भी सही है। मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान ये भी सही है। मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान, तो एरा ज्ञान हो गया, एरा ज्ञान ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोष नहीं। और वो गुरु भी उन्होंने सिखाया जी मुझे कि मात्राओं के लिए जहाँ ला और गा वो लगा देते थे, बोला ये भी चलेगा। उन्होंने हमें मुझे सिखा, मुझे ये भी बहुत शक था कि मुझे कभी गुरु बड़ी ऊ की मात्रा से हमने नहीं पढ़ा अपने जीवन में। अब मुझे जो ज्ञान है मैंने बता दिया, और मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। ये आप खुद निर्णय करके देखिए कि कौन शब्द सही है कौन नहीं है। इसके लिए शब्दकोश भी होता है, उसमें भी पता लग जाएगा। गुरु कोई शब्द ही नहीं, ये बोलचाल में बन गया है देशज में। ठीक है। तो आचार्य जी जैसे आपने शास्त्र छंद में उदाहरण दिया था कि हमारा देश है, इस देश के लाल रखे उन्नत सदा देश का भाल, तो इसमें आल और आल ये तो समांत हो गया। बिल्कुल, पदांत नहीं है। हर तुकांत में पदांत नहीं होता है। अच्छा, पदांत हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन और अगली दो लाइन में आर और सुनिए, लेकिन अगर पदांत हो और समांत न हो तो तुकांत नहीं होगा। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा। जैसे सच्चा ज्ञान और झूठा ज्ञान, तो आ मिल गया, इसको हटा दीजिए, हमने उदाहरण देंगे। सच्चा ज्ञान और प्रति ज्ञान, तो सच्चा में आ है और प्रति में छोटी ई है, तो ये तुकांत नहीं बनेगा। क्यों? समांत नहीं है। अच्छा, मतलब यदि समांत नहीं है तो तुकांत नहीं बनेगा, लेकिन अगर पदांत नहीं है केवल समांत है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सही है जी। यही जो अभी इन्होंने प्रश्न किया था पूर्व प्रश्नकर्ता ने, तो उसमें यही समस्या है। शायद उन्होंने गलत नहीं बताया कि ज्ञान ज्ञान दो बार आया और ज्ञान के पहले समानता है ही नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा।
लेकिन ज्ञान ज्ञान 2 बार आया, उससे पहले समांत है, तो वो शुद्ध होगा, उसमें कोई बुराई नहीं। और अच्छा, गुरु गुरु के इसमें बारे में, गुरु और गुरु के बारे में तो मन में संदेह ही न रखिए। बड़े ऊ की पाई लगा के जो रू बनता है वह गुरु पूर्णतः अशुद्ध है। बोलचाल में कुछ भी आप बोल दें। तो इसमें क्या होगा? अनोखे काव्य का संसार है मानस, हृदय मरु में मधुर रसदार है मानस। तो इसमें है मानस, तो ये पदांत हो गया। हाँ, और उससे और पहले आर है, आर आर वो हो जाएगा समांत। आर समांत हो गया और है मानस पदांत हो गया। जी बिल्कुल सुनीति जी, आपने बिल्कुल सही समझाया है। थैंक यू, थैंक यू। आचार्य और जी, भी, अशुद्ध तुकांत को ही वर्जनीय तुकांत कहते हैं। हाँ, वर्जनीय का मतलब अशुद्ध ही है। वो मैंने एक भाषा ऐसी प्रयोग की कि तुकांत के अंदर ही सम्मिलित हो जाए। सीधे सीधे अशुद्ध लिखते तो लोग कहते जब अशुद्ध है तो आपने लिखा क्यों। तो हमने वर्जनीय शब्द किया है कि इसकी वर्जना की जाए। ऐसा होता है लेकिन माना न जाए, अशुद्ध है वो। जी। वर्जनीय का व्यवहारिक अर्थ पूर्णतः वही है, अशुद्ध। उसको अशुद्ध न लिख के वर्जनीय हमने इसलिए लिखा कि उससे ये संदेश जाए कि लोग ऐसा करते हैं और मैं उसको वर्जित कर रहा हूं, ये मतलब हुआ वर्जनीय का। तो मैंने एक लचीली भाषा प्रयोग की है, वर्जनीय तुकांत, लेकिन है वो अशुद्ध ही। और वर्जनीय के साथ पचनीय और आपने वो भी हाँ बताया ना, तो उसका भी मेल मिल गया। पचनीय हाँ और हाँ, अनुकरणीय, तो वो ये तो तीनों है। एक समान हो गए। और ललित के लिए मैंने काफी सोचा, लेकिन जब कोई शब्द नहीं मिला उसके मेल का, तब मजबूरी मैंने ललित लिखा है। कमनीय नहीं लिख सकते क्या? नहीं, कमनीय और ललित में अंतर है। जो अच्छा, ललित में अंदर। आप तो समझते हैं कमनीय क्या होता है और ललित क्या होता है। धुन लय के मारे कह रही थी, उसके कारण की नहीं चल सकता था, लेकिन उसका कमनीय में भाव अलग चला जाता है। अलग भाव चला जाए। हाँ, इसलिए मैंने उसको नहीं दिया। आया बिल्कुल समझ। सही, बिल्कुल सही। आगे चलें। गुरुजी, देखिए मात्रा पतन के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? आपसे यही प्रश्न करने वाली थी जयवीर जी कि मात्रा पतन कब और कैसे हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। देखिए, सच बात यह है कि मात्रा पतन कोई गुण नहीं है काव्य का, और मात्रा पतन पूर्णतः अशुद्धि है, अशुद्धि है। लेकिन हमारे पूरे साहित्य के इतिहास में पिछली परंपरा से चला आ रहा है मात्रा पतन, इसलिए हम उसको एकदम अपवर्जित नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हमें उसे स्वीकार करना हमारी व्यवस्था है। कारण कि सूर तुलसी रसखान जो कवि नहीं महाकवि हुए, जो अनुकरणीय नहीं बल्कि वंदनीय है, पूजनीय है, उन्होंने मात्रा पतन किया है। तो उनके मात्रा पतन को हम अगर अस्वीकार कर देंगे तो उनका सारा काव्य ही अस्वीकार हो जाएगा, दोषपूर्ण हो जाएगा। तो कुछ चीजें परंपरावश भी स्वीकार करनी पड़ती हैं। इसलिए हमको मात्रा पतन को पूर्णतः अशुद्ध मान करके काव्य से बाहर नहीं कर मिलेगा, ये हमारी व्यवस्था है। एक बात, उदाहरण आप चाहेंगे तो हम बाद में दे देंगे। दूसरी बात है कि शुद्ध हिंदी के छंदों को, शुद्ध गीतों को, गीतिकाओं को छोड़ करके अगर हम अन्य विधाओं में जाएं तो जाने कितने भजन कीर्तन बने हैं, जाने कितने फिल्मी गाने बने हैं जिनमें मात्रा पतन है, और वो बहुत ही मूल्यवान है, बहुत प्यारे हैं, लोगों के दिलो दिमाग में बसे। तो यह है हमारी व्यवस्था भी है, और
परंपरा को देखते हुए उसके अंदर स्वीकार्यता भी है, उसे हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन जब भी हम स्वीकार करेंगे तो इस धारणा के साथ स्वीकार करेंगे कि मात्रा पतन स्वीकार्य है किंतु अनुकरणीय नहीं है। हम इस मात्रा पतन को अपने काव्य में जितना कम कर सके उतना अच्छा है, और अगर पूर्णतः वर्जित कर दें तो बहुत अच्छा। लेकिन जिन्होंने किया है उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। बहुत से लोग हमसे कह देते हैं कि ये लचर बात आप क्यों करते हैं, सीधी बात कहिए मात्रा पतन दोष है, इसको मत मानिए। ऐसा कर ही नहीं सकते। देखिए रसखान ने अच्छा हाँ, एक बात और बता दें भी, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इस पे एक लेख लिखना चाहता था, एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन जब जब मन बनाया तो मन विचलित हो गया, कोई और काम में मैं लग गया। बहुत जल्दी ही मैं इस पे लेख लिखूंगा और एक वीडियो बना, चलता आ जा रहा है। तो एक तो ये है, मतलब सामग्री सब मेरे मन में है, लेकिन जब एक लेख बनता है तो मुझे थोड़ा पुस्तकों को देख करके और उसके उदाहरण देख करके उसको प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करना होता है, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। तो जैसे रसखान ने कहा कि, रसखान जी का नहीं याद आ रहा, नरोत्तम दास ने कहा, द्वारिका जाहुजू आठव जाम यह झक तोरे, झक नहीं कहते, झक लगा देना। तो अब इसमें द्वारिका में का में मात्रा पतन है दोनों बार। सही क्या है छंद के हिसाब से, द्वारिक जाहुजू। तो द्वारिका को द्वारिक यानी का मात्रा पतन करके नरोत्तम दास, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, उन्होंने मात्रा पतन किया और वह मात्रा पतन हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हम उनको साहित्य के बाहर इस बिंदु से नहीं कर सकते। लेकिन इस मात्रा पतन को कविता का गुण मान के नहीं स्वीकार करेंगे, ये उनके द्वारा ली गई छूट मान के स्वीकार करेंगे। मैं दो शब्द दे रहा हूं, गुण और छूट। तो मात्रा पतन एक गुण नहीं है, एक छूट है जो कवियों के द्वारा ली गई है, और खास तौर से या तो दुरूह छंदों में ली गई है या लापरवाही में ली गई है कि उन्होंने नहीं ध्यान दिया, कहा चलिए इससे काम चलता है, चलाते रहो। तो ऐसा जो लापरवाही हुई है वो तो भजनों कीर्तनों में हुई है, फिल्मी गानों में हुई है, वो लोग मात्रा पतन को बड़ी आसानी से ले लेते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ साहित्य में मात्रा पतन हुआ है वो दो प्रकार से हुआ है। एक तो उनकी व्यवस्था थी, छंद के आग्रह को नहीं पूरा कर पा रहे तो मात्रा पतन उन्होंने कर दिया। दूसरा एक और यहाँ पे बताना जरूरी है, नहीं बात अधूरी रह जाएगी, कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनमें मात्रा पतन उनकी प्रकृति है, वहां दोष नहीं है। जैसे अवधि में ए, आए, ओ, औ इनको लघु करके बोलना सामान्य बात, ये अवधि की प्रकृति में आता है, ये कवि ने नहीं किया। जैसे जेहि गिरी, हमें पंक्तियां नहीं याद हैं, आप लोग याद हो तो बता दीजिएगा। जेहि गिरी दे हनुमंता, सो चलिगा पाताल तुरंता। जेहि शब्द का बहुत अच्छा, चरण दे हनुमंता, जेहि गिरी चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। अब इसी को ले लीजिए, उदाहरण था ये, हमको जल्दी में जो याद आ गया वो रख दिया आपके आगे, जब लेख बनाएंगे तो इतना से ढूंढ के रखेंगे। तो जेहि गिरी, जेहि में एक एक है दोनों का भार, जबकि जे का भार दो है, तो जे ही होना चाहिए। लेकिन अवधि में जे ही नहीं बोला जाता है, अवधि में बोला ही जे जाता। यहाँ तुलसी ने मात्रा पतन नहीं किया, ये अवधि भाषा की प्रकृति है। जेहि, जेहि गिरी चरण दे हनुमंता, चलेऊ, चलेऊ, ले में एक ही मात्रा है, लेकिन चले बोला जाता है, ले को ए को लघु करके बोला जाता है। तो ये अवधि, भोजपुरी, बुंदेली, इन भाषाओं में ये प्रकृति है कि ए, ऐ, ओ, औ को लघु करके बोला जाता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है, कहीं कहीं पूरा भी बोला जाता है। हमारे पास ऐसी चौपाइयां हैं, इस समय याद नहीं है और न पता था कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन रखना चाहिए था मुझको। तो एक ही चौपाई में
तुलसीदास ने मोहि भी लिखा है, मोहि भी लिखा है। एक में मोहि लिखा तो मोह का मात्रा पतन एक हो गया, अब उसी में आगे लिखा मोहि तो मोह का भार 2 हो गया। तो ये है कि अवधि में, चलिए अन्य भाषाओं को छोड़िए, जिस भाषा की बात हम तुलसी की कर रहे हैं, ऐसी अन्य भाषाओं में भी, देशज भाषाओं में इन शब्दों को लघु करके बोलने का भी चलन है और पूरा भी बोलने का चलन है। ऐसा नहीं कि पूरा बोला ही नहीं जाता। तो वो किसका दोष है? वो किसी का दोष नहीं, वो भाषा की संस्कृति है, भाषा की परंपरा है। और एक जगह मैंने इस बात को रखा था कि भाषा शब्दों से नहीं बनती, संस्कारों से बनती। भाषा के अपने संस्कार होते हैं। खाली ये नहीं होता है कि हम हिंदी के शब्द बोल रहे हैं तो हिंदी भाषा हो गई, अब उसमें उर्दू का आ जाए तो कोई दोष हो गया। नहीं, शब्द उर्दू के भी आ सकते हैं, अंग्रेजी के आ सकते हैं, किसी भाषा के आ सकते हैं, लेकिन संस्कार अगर उसमें हिंदी के हैं तो वो हिंदी भाषा। तो ऐसे ही इसमें अवधि की ये संस्कार हैं, और संस्कारों में ये चीज आती है कि हम ए, ऐ, ओ, औ इनको जब चाहते हैं तो छोटा करके यानी लघु करके बोल लेते हैं। इसमें कवि का कोई दोष नहीं, लेकिन इस दोष की आड़ में कवि अपने मात्रा पतन की दुर्बलता को छिपा नहीं सकता। अब इसके उदाहरण के लिए मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा 1-2 सेकेंड का मौका दें तो मैं बताऊंगा आपको। ये तुलसी के छंद जो मैंने किताब लिखी थी, इसमें कहीं पर ये था, जानकी, बहुत जगह है जानकी को जानकी कहा गया, तो जे ही को जेही तो कहा जाता है, मोहि को मोहि तो कहा जाता है, लेकिन जानकी को जानकी कहने का औचित्य अवधि में नहीं, जहां तक मेरा अध्ययन है, जहां तक मेरी पहुंच। तो जानकी को जानकी अगर उन्होंने कहा तो ये मात्रा हर जगह नहीं है। तो कहने का मतलब अवधि, भोजपुरी, ब्रज भाषा, इसमें जो मात्रा पतन है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो भाषा के संस्कारों के कारण, और दूसरे कवि ने एक छूट ली है, वहां पर छिपी हुई कवि की दुर्बलता है कि वो नहीं समायोजित कर पाया उस शब्द को, तो थोड़ी सी छूट लेके उसने मात्रा पतन कर दिया। और मिल जाएगा तो बता देंगे, इस समय याद नहीं आ रहा है। बहुत से शब्द ऐसे हैं, तुलसी के में बहुत है मात्रा पतन। बताना मुश्किल पड़ेगा। चलिए हम बता देंगे बाद में। तो ऐसा है कि मात्रा पतन के बारे में अब जो मैंने बातें की वो संक्षेप में यह है कि कुल मिला के मात्रा पतन कविता का गुण नहीं है, कवि का अधिकार नहीं है। वो कवि एक छूट लेता है विशेष परिस्थितियों में। वो परिस्थितियां क्या हैं? वो कवि की दुर्बलता हो सकती है, छंदाग्रह हो सकता है, कठिनता हो सकती है बहुत छंद की, जैसे सवैया वगैरह में बड़ी कठिनता होती है वर्णों को पूरा करना, तो ले लेते हैं। और आज हम अगर मात्रा पतन को कहीं करते हैं तो इसको खुली छूट न माने, अधिकार न माने, बल्कि ये माने कि हम एक ऐसी छूट लेते हैं जिसमें हमारी दुर्बलता छिपी हुई है। इस दुर्बलता से हम जितना मुक्त हो सके उतना ही अच्छा। ये मेरा मात्रा पतन के बारे में विचार है आपके आगे। और यहाँ पे इस बात को भी हम छिपा के नहीं रखेंगे कि जो उर्दू में कविता लिखी जाती, उर्दू में जो गजल हैं, नज़में हैं और कथा हैं, तो उर्दू में जो कविता होती है, शायरी होती है, उसमें मात्रा पतन पूर्णतः मान्य। वहां इसको कोई दुर्बलता या कोई छूट नहीं मानते, वो मात्रा पतन अधिकार मान के प्रयोग करते हैं। अब ये कहीं लिखा नहीं है उर्दू में कि मात्रा पतन अधिकार है, लेकिन जो प्रकृति है उर्दू के रचनाकारों की वो ये है कि मात्रा पतन करते समय कहीं भी वो नहीं अनुभव करते कि मैं छूट ले रहा हूँ या मात्रा पतन कम करूं। वो मात्रा पतन को अपना पूरा अधिकार मानते हैं और उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसका आदर। लेकिन हिंदी कविता में मात्रा पतन को एक छूट के रूप में ही स्वीकार करना उचित है, और जहां तक उससे बच मिले,
बचना चाहिए और जहां तक संभव हो उसका पूर्णतः भी त्याग करना अच्छा है। लेकिन आखिरी बात ये रहती है, अगर कहीं हमारी भावना मरी ही जा रही है, हमारे हृदय के उद्गार कहीं एकदम बाधित हो रहे हैं और एक मात्रा पतन लेने से वो हृदय के उद्गार, वो कला का सौंदर्य, वो काव्य का सौंदर्य, वो प्रवाह, वो नाद उत्पन्न हो रहा है और बाधित होने जा रहा है, अगर मात्रा पतन के पीछे पड़ेंगे तो चलो एक मात्रा पतन कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखना कि ये आपने छूट ली है, ये सर्वथा उचित नहीं है, परिशुद्ध नहीं। ये अधिकतम है जो मैं कह सकता हूँ मात्रा पतन के बारे में। एक और प्रश्न? प्रश्न कर लूं नीरज जी? नहीं, पहले ये बताइए मात्रा पतन के बारे में आप संतुष्ट हैं या कुछ और पूछना? हाँ नहीं, जो आपने बोला वो पूरी तरह से समझ में आ गया। अब जी मुझे लगता है कि इसका अध्याय करना आवश्यक है, क्योंकि जी ये जो विषय है वो ऐसा है कि ऐसे ही चलते चलते हम लोग पढ़ लें और फिर क्विज आया, क्विज को हम कर देंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए स्व अध्याय और लगातार सतत अध्याय दोनों जी ही आवश्यक बहुत आवश्यक। है, बहुत आवश्यक है। और अभी जैसे लास्ट टाइम ओम जी ने बोला था, वीडियो देखिए, वीडियो देखकर बिंदुओं को आप लोग लिखते जाइए। तो अब जब जब बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है, जब अंक कटते हैं तब लगता है कि हाँ, जो ओम जी ने बोला था इस कोर्स का यही सबसे बड़ा लाभ है, कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना उपलब्धि नहीं है। असली उपलब्धि वो है जो इस कोर्स के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया गया, वो जी 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 सही है। अच्छा, मैं एक जैसे प्रश्न फिर से पूछना चाहती हूँ, जी ये पदांत के बारे में, कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने शब्दों का पदांत उचित है? ये जैसे कोई इसमें नियम तो नहीं, 2 शब्दों का है मानस, कोई ऐसे ही नियम ज्यादा नहीं, से 2 या 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं। कोई नियम नहीं, पूरे पूरे पंक्तियों के लिए गए हैं। जैसे अच्छा एक चरण है किसी छंद का, तो उसमें पता चला एक ही शब्द के बाद समांत आ गया, आगे सब पदांत, अच्छा ऐसा कोई बंधन नहीं। अच्छा, तो वो बस उचित है, उचित है, माननीय है। केवल आपको स्वयं देखना है कि ऐसा करने से हमारी कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। एक काव्य सौंदर्य भी कोई चीज होती है, सब नियम ही में ही नहीं बनता। नियम नहीं रोकता है, नियम कहता है चाहे जितना लंबा आप पदांत लें और उसके पीछे समांत लगाएं। लेकिन आप यह देखें कि उतना लंबा समांत पदांत लेने से क्या सौंदर्य आ रहा है, अभिव्यक्ति में आनंद आ रहा है। अगर वो बाधित हो रहा है तो उसको छोटा कर। ठीक है, ठीक है जी देखिए, चौपाई है, अगर आप लोगों को याद आ रही हो तो बताइए कि वो जो विवाह में सीता जी अपने नख में राम की परछाई को देख करके स्थिर सी हो गई हैं, वो चौपाई कौन सी है? वो मैं बता सकती हूँ। हाँ बताएं। राम को रूप निहारत जान की, हाँ कंगन हाँ के नग की परछाई, ताते बस बस सवै बस, सुध नहीं हुई। नहीं, इतने चाहिए, इतने चाहिए। हाँ ये है। अब काम को राम को रूप, रूप निहारत, राम राम को, को रूप निहारत राम, हाँ राम को रूप निहारत निहारत जानकी, बस इतने। अब इसमें राम के बाद जो को आया है, हाँ इस को कहने का अधिकार अवधि के रचनाकार को है। ये अवधि की परंपरा है कि को वो को ही कह सकता है, माने लघु ही कर सकता है। राम को रूप, राम को रूप निहारती जानकी। अब जानकी को जानकी करने के पीछे मात्रा पतन है, ये भाषा का संस्कार नहीं, अवधि का ये संस्कार नहीं है कि हम नामवाचक संज्ञाओं को हम इस तरीके से बदल। ये तुलसी ने अपने छंद आग्रह को पूरा करने के लिए जानकी को जानकी कहा, तुलसीदास को जाने कितनी जगह पे तुलसीदास कहा। ये मात्रा पतन कवि के द्वारा किया गया है, ये अवधि भाषा का आग्रह नहीं।
मैं जो बताना चाहता था ये चौपाई थी, इससे हमारा उदाहरण पूरा हो गया। और एक और मैं आपके याद दिलाना चाहूंगी कि एक जो लंका कांड में आता है, एक के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मन बास है, उसमें 2 जगह जानकी है और दोनों में पूरी मात्रा है। आप ये देखिए, तो मैंने फिर एक ही इससे छंद सिर्फ, में। हाँ, तो वहां पर पूरा हो गया, छंद का आग्रह पूरा हो गया तो उस रूप में ले लिया, और नहीं पूरा हुआ तो एक मात्रा को गिरा दिया। ये मात्रा कवि के द्वारा गिराई गई, सूक्ष्म अध्ययन करने से ये पता चलता है। और उसी में जो को है, को की मात्रा जो गिराई गई है वो अवधि का अपना संस्कार। जी, ये उदाहरण आपने दे दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, धन्यवाद। और प्रश्न, संकोच न करें, पूछते रहें, समय का लाभ उठाएं। मेरा एक और प्रश्न था जी, ओम आचार्य जी। कलन की बात मुझे जरा समझ में नहीं आई कि ये कलन, इसको हम लोग जैसे आपने उदाहरण दिया है, पृष्ठ संख्या 30 पर है, पृष्ठ संख्या 30। जी, इसमें सबसे पहले देखिए कलन। हाँ देख लिया, आ गया। हाँ, तो वो मुझे जरा समझना था कि ये गणना कैसे करते हैं। और आपको शब्दों में तो मात्रा भार की गणना स्पष्ट ही हो गई है, जी, ठीक है कि नहीं? तो किसी काव्य पंक्ति में कुल जितने शब्द आए हैं सबकी जब गणना की जाती है तो उसको कलन कहते हैं, कोई अलग बात ही नहीं। कलन माने गणना। तो कलन शब्द का प्रयोग हम करते हैं जब किसी काव्य पंक्ति के पूरी काव्य पंक्ति की मात्राओं की गणना करते हैं, और उस कलन में हम मापनी भी पैदा करते हैं, अगर होती है तो उसके हिसाब से हम विभाजन भी कर देते हैं। जैसे कि लगा गागा विधाता छंद हो गया, 4 बार कह दिया, 3 बार कह दिया छंद हो गया, 2 बार कह दिया कोई और छंद हो गया, तो यह उससे मापनी का निगमन करते हैं, तो इसको कहते हैं कलन। अगर निगमन न करें, खाली पंक्ति की सारी मात्राओं को गिन के हम बता दें इसमें 16 मात्रा है, तो भी कलन। आवश्यक नहीं है कि उसमें मापनी ही बने। अंतर केवल इतना है, एक एक शब्द की मात्रा को जब गणना करते हैं तो कलन शब्द नहीं बोलते हैं, बोल वहां भी सकते हैं। कलन बोलते प्रायः तब हैं जब पूरी काव्य पंक्ति की मात्राओं की गणना होती है। वही उदाहरण मैंने दे दिया है, शीत ने कैसा उबाया क्या बताएं साथियों, और नीचे लिख दिया गाल गा गा गाल गा गा गाल गा गा गाल गा, ये उसकी गणना हो गई। नीचे हमने वो भी दे दिया 2-1-2 में, जिसको जैसे समझ में आ जाए। अच्छा, तो कलन का मतलब गणना। और जानना चाहे, उर्दू में इसको तख्तीय कहते हैं। वही आपने दिया तो मुझे वही समझ में आया कि ये करना क्यों चाहिए, क्या आवश्यक है या बिना इसके भी हम लोग। यही तो मूल मंत्र है। जैसे चौपाई लिख रहा है कोई, मात्राएं बढ़ गई हैं, लय भंग हो रही है, तो गणना करके देखेगा नहीं हमारी मात्राएं 16 है कि 14 रह गई कि 15 है कि 17 हो गई। अब तुलसीदास ने तो बहुत जगह ये किया है, मुठिका एक जाने क्या कपिहनी। अब हमें चौपाइयां कम याद है, हम इसमें थोड़ा दुर्बल है, तो उसमें 15 मात्रा है। तो उसको सही सिद्ध करने के लिए लोग बहुत सी बुद्धि लगाते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनके पास बहुत दिमाग होता है, तो वो सिद्ध कर देते हैं कि यहाँ 15 उचित थी। मुठिका एक महाकप हनी, बस अगले में ना बताइएगा, इतना ही काफी है। तो मुठिका एक महाकप हनी 15 मात्राएं हैं। तो ये दोष है, ये चौपाई का दोष है। अब कोई कहे नहीं उन्होंने 15 मात्रा का ही एक छंद यहाँ बनाया था, तो चारों चरणों में 15 होनी चाहिए, चारों में नहीं है। आप देख लीजिए, पूरी पढ़ लीजिए रामायण में, जहां नीचे ऊपर दोनों चौपाइयां हैं। इसके माने ये उनकी काव्यात्मक त्रुटि है, और ये त्रुटि अनुकरणीय नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ सम्माननीय अवश्य है, क्योंकि वे महाकवि थे, पूजनीय थे, युग प्रवर्तक थे। उनके आगे पूरा विश्व नतमस्तक है, हम भी नतमस्तक हैं, इसलिए उसको सम्माननीय तो मान लेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन अनुकरण उसका हम नहीं करेंगे। अगर हम उसे अनुकरणीय मान लेंगे तो कल को जो मर्जी होगी 15 की लिखेगा, फिर 16 की लिखेगा, कहेंगे सब चौपाई, तो फिर रह क्या जाएगा काव्य शास्त्र। इसकी तो दूसरी में भी 15 हैं, दूसरी रुधिर वमत धरनी ढनमनी, ये भी 15 ही हैं।
हाँ, उसकी ये दोनों मिला करके एक पंक्ति हुई, 2 चरण हाँ, हुए। एक पंक्ति है। अब इसके नीचे के 2 चरण और पढ़िए, 4 होंगे चरण, तब तो चौपाई पूरी होगी। पढ़िए आगे क्या है। पार उठी सो लंका, जोर पान कर बिने सशंका, ये है। ये 16-16 है। हाँ, ये सुनो। तो 4 चरण तो 15 के हुए नहीं। जब 15 के 4 चरण नहीं हुए तो चौपाई नहीं हुई, माने कोई छंद नहीं हुआ है, चौपाई ही दोषपूर्ण है, 2 चरण। अब इसको सही सिद्ध करने के लिए लोगों ने इतने तर्क दिए हैं। किसी ने कहा हनी में प्लुत है, माने नी में 2 के बजाय 3 मात्राएं हैं, क्योंकि जोर से मुष्टिका उन्होंने मारी तो हनी हो गया, तो 1 मात्रा और निकल गई। ऐसे ऐसे लोगों ने इसको सही सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन 15 मात्रा की ऐसी भी चौपाइयां हैं जो हमें इस समय नहीं याद, हम बाद में दे देंगे, कि जिनमें मुष्टिका नहीं हनी है तो ई कैसे निकल गया। तो ये कोई तर्क नहीं है, ये केवल अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए है। हालांकि उनकी भावना भी कुछ नहीं है, तुलसी के प्रति सम्मान की भावना है, वे अपने सम्मान को बाधित नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए गलत को भी सही सिद्ध कर। मैं उसे गलत इसलिए कहता हूं कि हमारे अन्य बंधु साथी तुलसी के इन उदाहरणों का अनुकरण करके अशुद्ध लिखने की प्रवृत्ति ना, इसलिए मैं कहने के लिए विवश हूँ। तो कामेश्वरी जी का जो प्रश्न था, कलन क्या है, तो अब क्यों जरूरी है, तो काव्य पंक्तियों का कलन इसलिए जरूरी है कि कोई चूक ना हो। आचार्य जी, हमारी एक इच्छा है, कामना है जी कभी आप एक जैसे ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होता है ना, उस पे हमें थोड़ा लिख कर अगर 1-2 छंद। जितनी कामनाएं आपकी है, इससे 10 गुनी कामना मेरी है, लेकिन अभी तक मैं इसके लिए अपने को मैनेज नहीं कर पाया हूँ। मैं किसी से सहयोग लेकर के ये सब तैयार करूंगा। मेरी आपसे 10 गुनी इच्छा है कि बोर्ड हो और हम उस पर बताएं, आप लोग देखें। मुझे सीखना पड़ेगा थोड़ा। अभी तो मैं इतना नाड़ी हूँ इस मामले में कि गूगल फॉर्म जो भरवा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर ओम गुप्ता जी, उसको भरने में मुझे पसीने आ गए। भगवत कृपा थी कि तो भर गया। तो मैं जरा दुर्बल हूँ इस मामले। ये आपका क्या नाम है? 1+9 Pro 5G? विजय दुबे जी जी। आचार्य विजय दुबे जी। जी, मैं ही हूँ विजय दुबे विजया। जी। भोपाल से आपसे चर्चा हुई थी, अच्छा आपसे चर्चा हुई थी मेरी। अच्छा अच्छा, विजय जी जी, आपका प्रणाम स्वागत। प्रणाम प्रणाम। हाँ, आपसे आशीर्वाद मार्च में स्वागत। मुझे मार्च में आपसे मिलना है। आप भोपाल आ रहे हैं, आपका पूरा बिल्कुल स्वागत है बिल्कुल। यहाँ पर। भोपाल में 8 को सुबह पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल और बिल्कुल, आप जब भी आए हमें सब याद रहेगा, और आपका पूरा स्वागत है। घर है यहाँ पर अपना, और ईश्वर की 8 को कृपा है। और वहाँ आप के बिल्कुल, कवियों हाँ 8 को वहाँ के कवियों ने कुछ साहित्यिक कार्यक्रम रखा है। 9-10 जी को जी, हम रहेंगे इसमें रामायण सम्मेलन में, और हाँ 8 हाँ। को साहित्यिक कार्यक्रम होंगे। 9 और आपको 10 को सूचना तो उसकी मैं मिलेगी। रहूंगी, और 8 को भी आपको यहाँ ऐसा आप आएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं है। ड्राइवर भेज दूंगी, गाड़ी भेज दूंगी। आप बिल्कुल सुकून से आइए, सब आराम से यहाँ पर आपका स्टे, जहाँ आपको आते से एकदम नहीं समझे तो ये बहुत ईश्वर की कृपा है, यहाँ है इतना स्थान। आप बिल्कुल धन्यवाद आए आचार्य जी। धन्यवाद। मैं वहाँ जा हाँ चुका हूँ। पिछला अधिवेशन जो अपना है श्री रामचरित भवन का, वो वहीं जी हुआ था। जी जी, तो पता है ना। हाँ उसमें मैं पूरे कार्यक्रम में था रहा। हाँ, आपका हमने सुना था छंद वाला पूरा। जी जी। तभी तो छंद की ज्ञान विज्ञान में हमने एडमिशन ले लिया है, और बिल्कुल बिल्कुल छंद रामचरितमानस के पूरे याद हो गए हैं। वाह उसी में बढ़ चढ़ के हमने छंद विज्ञान में ले लिया है एडमिशन। अदरवाइज वाह। हमको जीरो है, हम फुल जीरो हैं। ना हमें व्याकरण आती है, ना लघु, ना गुरु, ना मात्रिक, ना वाचिक, ना उच्चारण, ना कलन, कुछ नहीं आता है। ये बिल्कुल हम इसमें बिल्कुल अनाड़ी हैं, और पूरे अनाड़ी होके, रिक्त होके इस भाषा को सीख रहे हैं, इस छंद विज्ञान को। ये बहुत और अच्छा है पता कि नहीं कैसे नंबर आ जाते हैं, 10 में से 10 आ रहे ये हैं, पता नहीं कैसे आ रहे हैं, समझ में नहीं जी आ रहा है। जी, हम बताएंगे उसको। ये बहुत अच्छा है कि आप 0 हैं, शून्य है, क्योंकि हाँ, शून्य में ही पूरा पूरे ब्रह्मांड है। ब्लैंक हैं, फुल तो ब्लैंक। पूरा ब्रह्मांड शून्य में है ना, इसीलिए 10 में 10 आ जाते हैं। अच्छा, कोई शंका, कोई सीख कोई रहे हैं। आपका प्रश्न हो तो रखिए।
कोई प्रश्न हो हम पूरे बैंक होके सीख रहे। प्रश्न था कि हम वैसे तो इसके उसको पढ़ लेते हैं, वर्णिक मात्राओं को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वाचिक में जो उच्चारण के चलते जो डिफरेंशिएशन आ जाता है मात्रा का, हाँ हाँ जब हम उच्चारण करते हैं ना, जैसे आपने एक वो बताया था 2-1 क्लास पहले, आपका वीडियो हमने देखा था, तो अवधि में अब इसको वो कलन की लड़किया से कह दो, वो कुछ आपने कैसा कुछ बोला था, तो वो हमको तो वैसी भाषा, हमारे बाजू भी कोई हमें नकल कराए तो समझ में नहीं आएगा कि ये उच्चारण में ऐसा अच्छा, बोल रहा है, तो अब आपका इसकी आपका मात्रा ये कर लो। आदरणीय, आपका प्रश्न क्या है वो बताइए, प्रश्न क्या है? पर प्रश्न यह है कि उच्चारण से जो वाचिक भार, मात्रा का भार अलग हो जाता है ना, तो जो लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, जस्ट लाइक अवधि, मैं आपको बता तो रहा हूँ, अवधि मैं में उसका उत्तर आपको दे रहा हूँ, आप उत्तर सुनिए कि इसके हाँ। लिए सबसे पहले ये करिए कि जो मापनी युक्त छंद है, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल मापनी युक्त छंद हैं, उनके जो जी। उदाहरण छंद विज्ञान में दिए गए, उन उदाहरणों में मापनी से पंक्तियों का मेल करिए, तो मेल करने में आपको अपने आप दिखने लगेगा कहाँ दो लघु मिला के गुरु। और ये जब आप अभ्यास करेंगी तो अगले जी। वीडियो तक आप खुद हमें बताने की स्थिति में हो जाए। आप इस अरे मार्ग पे चलिए, आपको जानकारी दें। ओके, जी जी ठीक। जी जी और बताएं, जी जी, और किसी का प्रश्न हो तो रखिए। प्रश्न तो खूब बनेंगे, अभी आगे पढ़ें जरा ठीक से और हम लोग। जी, आप मापनी युक्त छंदों का कलन करके और मापनी बना बना के देखिए, तो स्वयं आपको पता चलता जाएगा कि वाचिक में कहाँ कहाँ दो लघु मिला के गुरु किए। और जब 10-5 उदाहरण आप देखेंगी तो पूरा अधिकार हो जाएगा, फिर आप दूसरे को बताने लगे, उसमें कोई देर नहीं लगेगी। तो मात्रिक ज्यादा कठिन हुए, मुझे ऐसा लगता है। वर्णिक में सरलता है, मात्रिक में मापनी मुक्त भी, मापनी युक्त भी, ये बड़ा वो है। कठिनता की बात जहां तक है, मैं बताना चाहूंगा कि समझने में वर्णिक आसान, हाँ। और उससे मात्रिक में मापनी युक्त आसान है, और सबसे कठिन जो है वो मापनी मुक्त मात्रिक। जो मापनी मुक्त है मात्रिक, वो ज्यादा कठिन है, सबसे कठिन। उससे अधिक सरल है जो मापनी युक्त मात्रिक है, और उनसे भी ज्यादा सरल है वर्णिक। लेकिन रचना करने में ठीक इसका उल्टा है। रचना करना वर्णिक में सबसे कठिन है, उससे सरल है मापनी युक्त, उससे सरल है मापनी मुक्त। बल्कि मापनी मुक्त और मापनी युक्त में निर्णय करना मेरे लिए मुश्किल पड़ता है। कुछ को मापनी मुक्त में जल्दी अभ्यास हो जाता है, कुछ को मापनी युक्त में जल्दी अभ्यास हो जाता है। ये व्यक्तिगत बात हो। आचार्य जी, आपके वीडियोस में, लेकिन आपने भले ही इन पर्सनल नहीं दिया, लेकिन वीडियोस देख के काफी कुछ सीख लिया हम लोगों ने। मेरे को तो प्रभु की काफी कुछ। कृपा है। हाँ, आपका जिस बहुत ही तरीके से अच्छे आपने वीडियो, एलॉबरेट तरीके से, हर चरणबद्ध तरीके से जो आपने अपनी चीजों को जिस तरीके से क्रमबद्ध किया है, तो ऐसा लगता है कि यही तो हम पूछने वाले थे, जो आप पहले ही उस चीज को आगे बता देते हैं। तो वीडियोस को तो देख के ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद कुछ रह जाता है। बहुत ही बारीकी से और बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से बने वीडियोस हैं, मुश्किल है कि ऐसे कभी मिलें। बहुत बड़ी धरोहर है वो वीडियोस तो। आपकी बातों से मेरा श्रम सार्थक हुआ। और कोई प्रश्न हो तो रखें। सभी मित्रों से अनुरोध है, कोई प्रश्न हो तो निसंकोच आए पटल पे अपना रखें, समय का उपयोग किया जाए। अभ्यास करने के लिए हम पहले किससे शुरू करें? जो अभ्यास अनुकरण, हमें अनुकरण। कुछ हो गया? हेलो, नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज। ज्योति की आई थिंक आ गई। बीच में कॉल आ गई थी तो आवाज रुक गई थी। आपने प्रश्न किया है सबसे पहला काम क्या करें। सबसे पहला अनुकरण है, जिसको मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। जो भी गाना, भजन,
कीर्तन आपको अच्छा लगे उसको गाइए जरूर, भले ही गा ना पाइए लेकिन गाइए। तो जो आदमी गा नहीं पाता है और गाता है तो दुनिया को लगता है कि वो ठीक नहीं गा रहा है, लेकिन खुद गाने वाले को वही आनंद आता है जो गाने में ओरिजिनल होता है। जैसे फिल्मी का एक गाना, कोई गाना शुरू करे कि सुहानी चांदनी रातें मुझे सोने नहीं देती, तो उसकी लय भले ही भटक जाए, वो और से और गाने लगे, लेकिन आनंद उसको वही आता है जो गाने, जो मूल गाने में होता है। वो समझता है कि हम बिल्कुल वैसे गा रहे हैं, और जब वो समझता है तो उसके हृदय में वो गाना बैठने लगता है, उस गाने की लय बैठने लगती है। जब हृदय में उस गाने की लय बैठ जाए तो आपको गाना आता हो तो बहुत अच्छा, ना आता हो तो कोई बात नहीं, फिर भी गुनगुनाते हुए उसी लय पे अपनी रचना करना शुरू करिए। इसको कहते हैं अनुकरण। अनुकरण का सीधा मतलब है नकल। किसी की नकल करके पहले आप लिखना शुरू करिए, और अपनी की हुई नकल को हमारे इस छंद शास्त्र से परखिए, इसकी कसौटी पर कस के देखिए, जो गलतियां होंगी सामने आ जाएंगी, उनका सुधार कर लीजिए। इस प्रकार आपका सुंदर सा एक छंद या सुंदर सी एक कविता बन जाएगी। फिर इसी क्रम को आगे जारी रहे। कभी जिसकी भी रचना आपके मन को भा जाए, आप मन में बस सोचिए, अगर कभी आप रचनाकार हैं तो तुरंत आपके मन में ये पैदा होना चाहिए कि इसने इतना अच्छा कहा है और मैं इसी लय पे इससे भी अच्छा कहूंगी या कहूंगा। और ये तमन्ना लेके, ये जिज्ञासा लेके, उत्कंठा लेकर के आप लेखन शुरू कर दीजिए, उसकी नकल करिए, और नकल से फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। संशोधन करने के लिए छंद शास्त्र है, उस कसौटी पे कस दी जाएंगे, सुधार होता जाएगा, आप आगे बढ़ती जाएंगी, बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। आप कवि से महाकवि हो सकते हैं, ये मेरी शुभकामना है। एक सवाल पूछूं? अवश्य। ये इतना छंद विज्ञान सब सीखने की आवश्यकता क्यों है? अगर हम छंद वाली कविता लिखने का मतलब हमारा एम है तो ठीक है, नहीं तो दूसरों की पढ़ो, एंजॉय करो, और स्वच्छंद कविता लिखो छंद मुक्त। नहीं, कोई आवश्यक नहीं है, उनके लिए कोई आवश्यक नहीं। आवश्यक तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, उनकी भी क्यों पढ़ें? किसी की कुछ मत पढ़ो, सही बात भी है। आवश्यक तो कुछ नहीं है अच्छी इस लगे दुनिया तो में। आप नहीं, ये तो अच्छी अपने लगे भाव हैं जो लोग अच्छी एनरोल लगे, हुए हैं। आपको कहीं सुख कहीं मिले आप तत्व को पढ़िए। जानने की जिज्ञासा है, एक्सक्यूज मी, कहीं हाँ। तत्व को जानने की जिज्ञासा है, कुछ नया सृजन करने की मन में उत्कंठा है, कुछ नया बीज बोने की अपने अंदर, अपने से जीने की कोई बात है, अपने से संवाद करने की कोई इच्छा है, कोई तितिक्षा है, तभी तो आदमी इस तरह हुआ है। अगर ऐसा ही इसका उद्गम हो गया होता तो ये तो कब से खत्म हो गई होती। ये एक से एक में चलिए, ट्रांसप्लांट हो रही है। मेरा उर्मिला जी, हाँ, ज्ञान इसको हमेशा पुल आउट नहीं कर सुखदायी होता सकते। है, ज्ञान हमेशा सुखद होता हाँ, है और ये तो प्रकाशित एक लय है, और जो इस लय के साथ अपने आप के तादात्म्य से अपने आप को जोड़ रहा है और प्रकृति के इस आदरणीय, अव्यय को अपने में आत्मभूत कर रहा है, मेरा अनुरोध है उसके लिए आपसे, एक मिनट, चीजें मेरा जरूरत तो अनुरोध है, दुनिया में मेरा नहीं है, दाल निवेदन रोटी सुने, खा के भी पेट विजया भर जी, जाता है। मेरा निवेदन सुने, मेरा निवेदन सुने, कृपया मेरा निवेदन सुने। किसी भी विषय को विवाद का विषय मत बनाएं। हमारा यहाँ पर उद्देश्य है आपकी शंकाओं का समाधान करना। जिसको छंद में रुचि नहीं, कविता में रुचि नहीं है, और अपना आनंद से दूसरे के सुन के आनंद जीवन में लेना चाहता है, उसमें कुछ नहीं करना चाहता, उसके लिए कोई बाध्यता थोड़े, बात खत्म हो गई। इसको विवाद का विषय मत बनाइए। प्रश्न, अपने प्रश्न उर्मिला रखिए जी, जो आपको आवश्यक। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, उर्मिला जी डॉक्टर हैं और फिर भी वो छंद का ये कर रही हैं, तो रुचि के अनुसार ही कर रही होंगी। आचार्य जी से मेरा एक प्रश्न है, पहले मैं एक बात बता दूं। हाँ जी, बताइए। उर्मिला जी का साथी मैं भी हूँ। वो डॉक्टर हैं, कविता में रुचि लेती हैं, और मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। MSc मैंने किया रसायन विज्ञान में, जीवन भर मैंने रसायन विज्ञान पढ़ाई, और मैं कविता में रुचि रखता हूँ। आप तो सरस्वती के वरद। आचार्य जी ने कहा था ना कि हलवाई अपनी हलवाई बनाते बनाते अपने लय में जीता है, हाँ, और ठोकने वाला लोहार अपनी लय में जीता है। तो डॉक्टर हो ना हो, कंपाउंडर हो ना हो, इंसान तो इंसान होता है ना, उसके अब अंदर मुझे तो उत्तर आत्मा है ना। ये ऐसा है कि मुझको
ऐसा है, सभी एक दूसरे को मुझे उत्तर लगता है देंगे कि इसका तो बहुत समय क्वालिफिकेशन निकल होना जाएगा चाहिए। तुलसीदास अनावश्यक। तो डॉक्टर नहीं थे, इसलिए कबीर नहीं थे। प्रश्नों आप प्रश्न करिए, उत्तर मैं दूंगा। आपस में अगर उत्तर देंगे तो मैं विदा देता हूँ। फिर मुझे आपस में ही मतलब आप ये दो लग रहा प्रश्न ना पूछ कि या लीजिए। तो फिर ये प्रश्न ही अजीब है कि पढ़ना ही नहीं, क्यों चाहिए। वो भाई ठीक पढ़ है। तो रहे हैं इसीलिए। ठीक है, आचार्य जी जब उत्तर दे देंगे उसका जो भी होगा। आप अपने और कोई प्रश्न प्रश्न करिए। हो तो मेरा बताइए। हाँ, मेरा एक प्रश्न है बस आचार्य जी, केवल कविता से संबंधित ही है कि जैसे एक छंद के दो नाम हैं, तो दिक्पाल और मृदुगति, एक मैं उदाहरण ले रही हूँ आपकी पुस्तक से, दोनों में 24 मात्राएं, दोनों मापनी मुक्त है, मात्रिक हैं, और मैंने इस उसमें विषय में उनकी इतनी जान मापनी भी है। हम आखिर में प्रश्न नहीं समझ पाए। बात तो समझ ली आपकी, प्रश्न के अंत में है। प्रश्न ये है कि दोनों के लक्षण समान हैं। दिक्पाल और मृदुगति एक उदाहरण मैंने ले लिया है आपकी पुस्तक से, 109 पृष्ठ पर है। हाँ तो हाँ, प्रश्न क्या है? माने एक छंद के दो नाम है और एक छंद के 4-4 6-6 नाम है। आप किताब में देखिए तो। हाँ हाँ, तो उसका उनका कारण ये है, निर्धारण हम दोनों एक साथ करें कि एक का नाम करके ही हो दो जाए। छंद ही नहीं है, व्यक्ति एक ही है, उसके दो नाम है। घर में पप्पू बोला जाता है और बाहर उसका नाम राहुल है, तो व्यक्ति तो एक ही हुआ। वो छंद के दो नाम है, बाकी छंद के अंदर कुछ भी नहीं है, छंद एक ही है। अच्छा, ठीक है ना? कोई और अंतर नहीं है ना। यहाँ पर एक बात और समझ लेना कि मेरी किताब में कोशिश ये की गई है कि जितने छंद के प्रचलित नाम है वो सब दे दें। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी वो पूर्ण नहीं है। हम नहीं कह सकते दुनिया में और किसने इस छंद का क्या नाम रखा है। कोई और भी नया नाम रख सकता है, उसको भी स्वीकार करने में ना आपको कोई संकोच होना चाहिए, ना मुझे कोई संकोच। यहाँ एक बात और बता दें, कहीं कहीं हेडिंग में ऐसा भी है कि 3-4 नाम लिखे हैं लेकिन चारों छंद अलग अलग हैं। तो अगर अलग अलग हैं तो उनकी व्याख्या वहां नीचे की गई होगी, और अगर एक ही नाम है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया होगा, माने वो एक ही छंद है, नाम केवल ज्यादा, और नाम 4-4 5-5 तक। तो इसका उल्टा भी है, एक ही नाम के दो छंद हैं, वो भी आपको समझने होंगे। एक छंद के कई नाम और कई छंदों का एक नाम। ये चूंकि परंपरा से चला आया है कि मान लो हमने अपने बेटे का नाम लल्लू रख दिया और पड़ोसन ने भी लल्लू रख दिया, तो क्या हम युद्ध करेंगे? उसका भी लल्लू है, हमारा भी लल्लू, दोनों अलग हो गए। ये नाम तो लोगों के द्वारा रखे गए हैं, ये कोई ऊपर से नहीं पैदा। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी, ये भी अच्छा प्रश्न था, आवश्यक था ये। अब कोई दूसरा प्रश्न न हो तो हमें विदा लें। और कोई एक अंतिम प्रश्न कोई हो तो। हाँ, मन में न रह जाए किसी के अगर कोई प्रश्न है तो, और न हो तो अच्छा होगा कि अब हम लोग विदा लें, और फिर कभी आवश्यकता होगी मैं दोबारा आपके बीच में आ जाऊंगा। और मेरा नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप ले लें। आप जब भी मुझे फोन करेंगे या मैसेज करेंगे मैं उत्तर अवश्य दूंगा, तुरंत नहीं तो बाद में दूंगा मैसेज का। और कॉल के उत्तर में मैं कॉल बैक जरूर करूंगा, चाहे अज्ञात व्यक्ति करे चाहे ज्ञात व्यक्ति करे। ये मैंने अपने जीवन का नियम बना। आप निसंकोच मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज पर पूछ सकते हैं। हालांकि मैसेज पे उत्तर ज्यादा सटीक मिलता है, कॉल में वार्ता करने में समय ज्यादा लगता है, उत्तर कभी कभी सटीक नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, आपने समय निकाला। और पहले तो अच्छी पूरी क्लास ही की थी, अब हमारे सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब अभी कोई प्रश्न हुआ तो हम फिर दोबारा आपको कष्ट देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप जरूर जुड़े हमसे। धन्यवाद सभी को, और जय श्री राम, नमस्कार। मेरी ओर से भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, और विशेष रूप से आपका और ओम जी का आभार कि ये सुंदर आयोजन आज किया तो हम लोग आपस में संपर्क आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।